तो भाइयों, आज मैं आपको रोजगार विद अंकित भाटी की हिंदी का वर्णमाला पाठ चैप्टर देने जा रहे हैं, जो रोजगार विद अंकित भाटी की बुक है। और ये पीडीएफ आपको, अगर आप पढ़ लोगे ना, तो रोजगार विद अंकित भाटी की बुक से पढ़ोगे तो इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता आपको, क्योंकि ये बुक सबसे बेस्ट है। तो बेसिक पढ़ाएंगे हम आपको टोटल। तो बात करते हैं, वर्ड को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ड के शब्द का अर्थ होता है अनास्वान होता है। अतः वर्ण अवखंड मूल धुन का नाम है, अर्थात किसी भी शब्द का वह खंड जिसका अन्य कोई खंड या विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। संक्षेप में, वर्ण वह छोटी से छोटी धुन है जो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आ, ई, वा, चा, का इत्यादि। प्रत्येक भाषा में कई वर्ड होते हैं। मूल रूप में हिंदी में 52 वर्ड होते हैं, और वर्णों के इन उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और इनके अतिरिक्त अनुस्वार भी होते हैं, जिन्हें चंद्र बिंदु तथा विसर्ग भी व्यंजनों में आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण भी बिना स्वरों की सहायता से नहीं किया जा सकता है, जो हमें नीचे दिए गए व्याख्या से स्पष्ट होता है। अब बात करते हैं स्वर। अगर आप वीडियो देखना तो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम टोटल रोजगार विद अंकित भाटी की बुक से पढ़ा रहे हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। छोटवा, बड़वा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ऋषि, छोटिए, बड़िए, छोटो, बड़ो। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन का वर्ग है। ये वर्ग से पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ग है। का, खा, घा, गा, घा, ड़ा। चाबरक, चा, काबरक का मतलब होता है जो हम कंठ से बोलते हैं। चाबरक का मतलब होता है हम तालू से बोलते हैं। जैसे चा, अब एक बार बोल के देखो। आप का बोलो तो का आप कंठ से ही बोलोगे। खा तो कंठ से ही आवाज निकलेगी, आपकी जीभ से नहीं निकलेगी। तो ये मतलब कंठ वर्ग होता है। चा वर्ग का मतलब होता है तालु। तो तालु का मतलब होता है जब आप जीभ से बोलोगे कोई शब्द, तो वो जीभ से ही बोलेगा। जैसे आप चा बोलते हो तो चा में जीभ जरूर उठेगी ऊपर को। चा, जा, झा और वहाँ। तो इसमें जीभ आपकी काम कर रही थी, इसका मतलब ये चा वर्ग है। टा वर्ग क्या होता है? टा वर्ग को मुर्दा भी बोलते हैं। मुर्दा का मतलब होता है कि जीभ का उल्टा होना। जैसे आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, आप याद मत रखो, ही केवल ट्राई करके देखो। जब जैसे टा, तो आपकी जीभ उल्टी हो गई। ठा, इसमें भी उल्टी हो गई। डा, उल्टी हो गई। तो मतलब ये कैसे वर्ड है? ये मुर्दा। अब बात करते ता वर्ग। ता वर्ग में क्या होता है? जो हमारे जीभ है ना, वो दांत से लगती है। तो ये हमारे दांत की द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए हमने दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा, ना। तो आपकी जीभ दांत को स्पर्श करेगी। अब बोलते हैं पावरक। पावरक क्या होता है? पावरक को हम ओष्ठ बोलते हैं। जैसे ओष्ठ का मतलब होता है कि ये शब्द बोलते वक्त मेरे ओंठ दोनों मिल जाएं। दोनों ओंठों का स्पर्श होना ही हम ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। जैसे पा, फा, भा, भा, मा। तो इसमें हम मेरे ओंठ आपस में मिलते हैं, तो ये कैसे? ये ओष्ठ वर्ग है। अब मैं बात करते अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है जब मैं इन्हें बोलते हैं तो मेरी सांस अंदर की तरफ जाती है। जैसे या, रा, ला, वा। सांस अंदर जाती है। ऊष्म क्या होते हैं? ऊष्म भी 4 व्यंजन होते हैं, और अंतस्थ भी 4 व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म का मतलब होती है गर्म होते हैं, तो इनकी हवा बाहर निकलती है। शा, 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 हा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? चे, त्रंग, ज्ञा और श्रा। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है एक दूसरे से ये बने होते हैं। बात करते हैं द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। डा और डा, इनको आयोग वायु बोलते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। अब बात करते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार एक बिंदी होती है, विसर्ग दो बिंदी होती है, चंद्र बिंदु एक बिंदी और चंद्र बिंदु लगा होता है। अब मैं बात करते हैं हिंदी वर्ड स्वर एवं व्यंजन। तो किसी भी शब्द या वर्ड के उच्चारण के लिए दो प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। वर्णों या शब्दों के निर्माण में इन दोनों तत्वों को योग रहता है। ये तत्व हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ड क्या होते हैं? वे वर्ड जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए, तो एक बार मैं फिर में दोबारा पढ़ते हैं।
तो स्वर क्या होते हैं? वे वर्ड जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है तब बिना किसी अवरोध या अवरोध या बाधा के इनका उच्चारण किया जाता है, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। पहले बता दें कि स्वर और कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कहलाते हैं तथा ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये किसी से बनते नहीं, ये खुद से ही बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। छोटवा, बड़वा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, ऋषि, छोटिए, बड़े, ओ और बड़ो। तो ये मिले कितने? 11 हैं। स्वर के तीन रूप होते हैं। इनके उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर वर्गीकृत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हास्य स्वर। में वे स्वर आते हैं जिनके उच्चारण एवं मात्रा में भी कम समय लगता है। छोटवा, छोटी, छोटू और ऋषि। हास्य स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर आते हैं जिनके उच्चारण में व मात्रा में दुगना समय लगता है। जब मैं इनको बोलते हैं तो बोलते वक्त मेरे दुगना समय लगता है। जैसे मैं आ, बड़ी ई, बड़ ऊ, ए, ए, छोटो, बड़ो। तो इनके बोलते वक्त हम क्या करते हैं, इनमें समय मेरा ज्यादा लगता है, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा होना। बात करते हैं नंबर 3, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुप्त कहा जाता है। इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। तब प्लुप्त का प्रयोग संस्कृत में होता है। तब वैदिक भाषा में इनका बहुतायत प्रयोग बहुलता से होता था। प्लुप्त स्वर के लिए हम 3 लगाए जाते हैं। ये दीर्घ स्वर के बाद व हास्य स्वर के पूर्व लगाते हैं, जैसे ओम, राइम आदि। तो ये इनका प्रयोग अब होता नहीं है, तो इनसे कोई मतलब भी नहीं ज़्यादा, लेकिन पता होना चाहिए बस। बात करते हैं पंडित कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजनों में अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 3 प्रकार की होती हैं, हास्य, दीर्घ और प्लुप्त। मात्राओं का आधार स्वर होता है, न कि व्यंजन, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से असंभव है। जब स्वर व्यंजन के साथ लगते हैं तब उनके 10 रूप होते हैं। ये छोटा डंडा, जो आपको मात्राएं पता होना चाहिए। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटू, बड़ू की मात्रा, और ये सब छोटी ए, बड़ी ए, छोटो, बड़ो, इनकी मात्रा हैं। तो ये याद करने लायक। आप स्वर एवं व्यंजन के योग मिलने के रूप को ही मात्रा कहा जाता है। हास्य मात्रा को लघु कहते हैं तथा दीर्घ मात्रा को हम गुरु कहते हैं। संयुक्त स्वर भाषा भाषा विज्ञान के अनुसार छोटी ए, बड़ी ए, छोटो, बड़ो संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 स्वरों का योग दिखता है। ये जो बुक से पढ़ा रहे हैं ना, ये बुक सबसे बेस्ट है। अगर आपको अच्छी लगे ना तो पूरी वीडियो देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना, क्योंकि कुछ लोगों का और भी भला हो जाए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको हर जगह नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि संयुक्त स्वर कैसे होते हैं। जैसे छोटी ए कैसे बनती है? छोटी ए प्लस ई से बनती है। और उसके बाद बात करते हैं आ प्लस ऊ से, बड़ी ए। हाँ, सॉरी, छोटी किससे बनती है? हाँ, छोटी ए और ई से बनती है। छोटो ओ किससे बनती है? आ प्लस ऊ से बनता है। बड़ी ए किससे बनती है? छोटू आ प्लस छोटी ए से बनता है, ठीक है। बड़ो ओ किससे बनता है? छोटू आ प्लस छोटू ओ से बनता है, बड़ो ओ। हालांकि मानक हिंदी में दो ही स्वर हैं, ह्रस्व व दीर्घ को ही मान्यता प्राप्त है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ की ऊंचाई के आधार पर। तो विवृत का मतलब होता है मेरा मुख खुला हुआ। तो मुख खुला हुआ है तो मतलब बड़ा आ। विवृत कौन सा होता है? बड़ा आ। अर्ध विवृत कौन सा होता है? बड़ी ए, बड़ो और छोटो आ। ये कैसे होते हैं? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत का मतलब होता है मुख खुला हो मगर आधा खुला हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं? अर्ध विवृत बोलते हैं। अब बात करते हैं हम समृद्ध की। तो समृद्ध क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है मुख का बहुत कम खुलना। जैसे छोटी आप बोलो तो मुख को बहुत कम खोलोगे, बड़ी, छोटो, बड़ो। अब बात करते हैं अर्ध समृद्ध क्या होता है। तो अर्ध समृद्ध का मतलब होता है छोटी ए और
छोटू ओ, ये अर्ध समृद्ध, ये पूछे जाते बहुत, तो इनको याद रखना कि अर्ध समृद्ध क्या होते हैं और समृद्ध क्या होते हैं। अब मैं बात करते हैं जीव, जीव के उत्थापित भाग के आधार पर। तो अग्र स्वर क्या होते हैं? तो हम जीव के आधार पर तीन प्रकार बांटते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र मतलब होता है जिन शब्दों को हम आगे वाले जीव से बोलते हैं उन्हें हम अग्र बोलते हैं, जिन्हें मध्य से बोलते हैं उन्हें मध्य बोलते हैं, और जिन्हें हम पश्च से बोलते हैं वो पश्च स्वर होते हैं। तो छोटी ई, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए, तो इनको हम आगे से बोलते हैं। मध्य का मतलब होता है बीच से बोलना, तो छोटो आ, इसे हम बीच से बोलते हैं, इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर का मतलब होता है आ, ऊ, बड़ो, छोटो, बड़ो, तो इनको हम जीभ के पिछले हिस्से से बोलते हैं, तो इन्हें हम पश्च स्वर बोलते हैं। अब मैं बात करते हैं ओंठ की स्थिति आधार पर। तो ओंठ के हिसाब से हम बोलते हैं, तो आवृतमुखी, आवृतमुखी का मतलब होता है जिनका आवृत ना बने, जो जो हमारे ओंठ आवृत के रूप में ना बने, मतलब थोड़े खुले रहें, यह हम प्रसृत बोलते हैं या आवर्तुल भी बोलते हैं। छोटुआ, बड़ुआ, छोटी, छोटिए और बड़िए, इनको हम थोड़ा आवर्तमुखी, मतलब उनको आवर्त के रूप में अपना मुख नहीं बनाते हैं। हाँ, नंबर दो व्रतमुखी। जब इनको बोलेंगे तो मेरा मुंह, जो आगे वाले होंठ है ना, वो वृत्त की तरह बन जाएंगे, मतलब गोल बन जाएंगे। छोटो ऊ, बड़ो ऊ, छोटो ओ, बड़ो ओ। तो ये कैसे हैं? ये हम होते हैं व्रतमुखी, ठीक है। नंबर चार, जीभ के तनाव के आधार पर। तो जीभ के तनाव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, शिथिल और कठोर। शिथिल का मतलब होता है छोटुआ, छोटी और छोटू। कठोर का मतलब होता है बड़ुआ, बड़ी और बड़ू। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर कंठ, जिस मैं स्वर की बात कर रहे हैं अभी, तो कंठ में छोटुआ और बड़ुआ ये आते हैं, कंठ से बोलते हैं। तालव्य, तालब में छोटी और बड़ी आती है। मुर्दा, मुर्दा में ऋषि आती है। ओष्ठ में छोटू, बड़ू आता है। अनुनासिक में छोटी अंग आती है। कंठ तालव्य में छोटी ए और बड़ी ए आती है। कंठोष्ठ में छोटू और बड़ू आता है, ये कंठोष्ठ होते हैं। अब मैं बात करते हैं आगे, अनुनासिक स्वर और विसर्ग स्वर क्या होते हैं। अनुनासिक, हाँ, अनुनासिक की बात करें तो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुख इंद्रियों से होता है तथा जिनमें लघुता पाई जाती है उन्हें हम अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे ढांचा, आंख, दांत, गांव, आंगन, सांचा इत्यादि। अर्ध स्वर का मतलब होता है या और बा। ये क्वेश्चन बहुत आया कि अर्ध स्वर क्या होते हैं। अर्ध स्वर का मतलब होता है कि यावा आया और या और बा भी, जैसे हम लिखते हैं कौवा, आपको समझा भी दें, मैं लिखते हैं कौवा, तो कौवा में आप ऐसे भी लिख सकते हो और कौवा दूसरे तरीका से भी लिख सकते हो, मतलब को आ, उआ भी बन जाएगा, तो इन्हें हम अरस्वर बोलते हैं, मतलब ये स्वर का काम करते हैं, तो इन्हें हम अरस्वर बोलते हैं। अब बात करते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे बोलते हैं? वे स्वर के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यंजन हैं जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे लंगूर, कंदक, अंगद, फंकस इत्यादि। और निर्नासिक क्या होते हैं? सिर्फ मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निर्नासिक कहा जाता है, जैसे इधर, उधर, किधर, आप, इनको क्या बोलोगे आप? निर्नासिक बोलोगे। अब बात करते हैं हम विसर्ग। तो विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग का विसर्ग, थोड़ा कम करें इसे हम। हाँ, विसर्ग भी अनुस्वार की भांति हमेशा स्वर के बाद आते हैं, साथ ही ये व्यंजन भी हैं और उच्चारण में हा का भाव कराते हैं। इनका अधिकांश प्रयोग संस्कृत में देखने को मिलता है, हिंदी में इनका प्रभाव काफी कम है। फिर भी कुछ शब्द जैसे दुख, अतः, सुता, मनोकामना आदि, ये क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं, ठीक है। अब स्वर तो एंड हो गए, अब मैं बात करती व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं होता है वे व्यंजन वर्ण के अंतर आते हैं, अतः इनमें आ स्वर छुपा रहता है, अतः हिंदी वर्णमाला से स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण व्यंजन है। व्यंजन में आ स्वर का प्रयोग इस प्रकार हुआ होता है कि का। अब का को हम दो भागों में तोड़ते हैं, का और आ। कोई भी जो व्यंजन बनता है ना,
वो स्वर की सहायता से ही बनता है। तो का वाला है तो का हलंत है और आ इसमें लगा हुआ है तो ये इससे बना है का। अब बात करते घा, तो आधा घा प्लस आ तो बनता है घा। अगर इनमें स्वर आ को निकाल देते हैं तो व्यंजन हलंत के रूप में हो जाते हैं। जैसे का, खा, घा, गा, घा इत्यादि। स्वर वर्ण स्वतंत्रता व्यंजन वर्ण पर स्वर पर आधारित होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, याद रखना। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होती है। अब मैं व्यंजनों के बारे में बताएंगे कि व्यंजनों की श्रेणी के हिसाब से कितने भागों में बटे हुए हैं। वीडियो पूरी देखना। स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा स्थान के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर एकत्र हुए कई वर्गों में बांटे हैं। वस्तुतः हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसमें व्यंजन वर्ण के पांच पांच व्यंजनों के पांच वर्ग बना लिए गए जो क, च, ट, त, प वर्ग में हैं। व्यक्त हैं जो निम्नलिखित हैं। अब मैं आपको इनको समझाएंगे कि कैसे कंठ के हिसाब से बोले जाते हैं। का वर्ग, तो का वर्ग मतलब ये कंठ से उच्चारित होते हैं और का वर्ग में हा भी आता है। तो आप याद रखना जिनको हम कंठ से बोलते हैं उन्हें हम का वर्ग में रखते हैं। जैसे आप का बोलो तो का आप कंठ से बोलोगे, खा बोलो तो वो भी कंठ से बोला जाएगा तो उन्हें कंठ बोलते हैं हम। बात करते हैं चावरक, तो चावरक को क्या बोलते हैं? हम तालु से बोलते हैं। तो इनमें या और सा भी आते हैं दो व्यंजन। तो जैसे हम चा बोलें तो चा मतलब मैं जीभ से बोलते हैं, जीभ को तालु बोलते हैं। टावरक, टावरक का मतलब होता है मुर्दा, इसका उच्चारण मुर्दा से होता है। तो इसमें भी सा व्यंजन भी आता है, इन्हें स्पर्श भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे टा, टा का मतलब होता है जीभ का उल्टा होना। तो जब जीभ उल्टी होगी तभी हम मुर्दा बोलेंगे ठा, इसमें भी जीभ उल्टी होगी। बात करते तावरक, तो ता, था, धा, धा, ना, तो ये कैसे होती है? दंत व्यंजन होते हैं। इनमें ला और सा भी होता है, ठीक है। पा, तो मतलब ता का मतलब होता है जब मेरी जीभ दांतों से स्पर्श होती है तो उसे तावर मतलब दंत से उच्चारित होता है। बात करते हैं पावरक, तो पावरक क्या होता है? पा का मतलब होता है जब मैं ओंठ से बोले तो दोनों ओंठ जब इसमें काम करते हैं तो उसे हम ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। जैसे पा, फा, भा, भा, मा, तो ये ओष्ठ वाले व्यंजन है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों को न सटाने से होता है परंतु यह कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये चार हैं, या, रा, ला, वा। ये चारों व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अर्ध स्वर का मतलब होता है कि ये स्वर का भी काम करते हैं। अब बात करते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न उष्ण वायु से होता है वे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सा, शा, शा, हा। तो इनका मतलब जब इनको हम बोलते हैं ना तो इनसे मेरे मुंह से ऊष्मा निकलती है, वायु निकलती है, तो हमने उष्ण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 30, 20 प्लस 10 होती है। जैसे का, का और गा और डा। अब ट्रिक से याद रखो, ट्रिक का मतलब होता है पहला वर्ड और तीसरा वर्ड और पांचवा। ये एक तीन पाँच, अगर एक तीन पाँच वर्ग में आ जाए समझ लो वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। लिखी भी है ट्रिक नीचे। इसमें मतलब का वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा 135, ऐसे याद रखना 135। 135 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। चारों कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, बा, ये अंतस्थ, और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं अल्प प्राण में। नोट करना, ला को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ला को क्या बोलते हैं? हम पार्श्विक व्यंजन ही बोलते हैं। एक उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें तो डा, ये बिंदी यहाँ लगती है आगे तो इसे हम उच्छिष्ट बोलते हैं। नोट, ऋषि को छोड़कर सभी
10 स्वर अलप्राण है, तो ऋषि अलप्राण नहीं है। याद रखने का आसान तरीका, वर्ग का 1, 3, 5 अक्षर अंत्यस्थ, द्विगुण या उच्छिष्ट, ये सब अलप्राण होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 15 होती है महाप्राण की, ठीक है। तो महाप्राण कौन से वर्ड होते हैं? महाप्राण दूसरा और चौथा, याद रखना 24। तो जो भी वर्ग में दूसरे और चौथे पर आ जाए तो वे महाप्राण होते हैं। महाप्राण का मतलब होता है इनमें हम जब बोलते हैं तो इनको आवाज ज्यादा निकलती है, जैसे खा और घा, ये कैसे महाप्राण है। और महाप्राण के अंदर ऊष्म भी आते हैं। ऊष्म मतलब सा और हा, चार व्यंजन होते हैं ऊष्म, तो ये भी महाप्राण के अंदर आते हैं। हाँ, जैसे ये ट्रिक लिखिए, का वर्ड का दूसरा चौथा अक्षर, तो दूसरा और चौथा अक्षर ये क्या होता है? महाप्राण होता है। चारों ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। एक उच्छिष्ट व्यंजन डा भी महाप्राण होता है। याद रखने का तरीका इसमें ही बताया गया है, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, ऊष्म व्यंजन एक उच्छिष्ट व्यंजन, इतने होते हैं महाप्राण। तो टोटल मिला के कितने होते हैं? 15 होते हैं। घोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं? नाद सुर की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर के तंत्र झंकृत होते हैं वे घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार इसमें झंकृत नहीं रहती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष व्यंजन में नाक का प्रयोग होता है जबकि अघोष में केवल सांस का प्रयोग होता है। तो बस हिंदी खत्म होने वाली है, फिर हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे। घोष वर्ड, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, सारे स्वर वर्ड और य र ल ब हा ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। याद रखना आप, मतलब तीसरा, तीसरा, चौथा और पंचम, ये कैसी है? ट्रिक याद रखना, 345। जब भी 345 लगाओ तो समझ लो वो घोष वर्ड होते हैं, ठीक है। और अघोष वर्ड क्या होते हैं? और हा भी घोषी वर्ड है, ठीक है। अघोष में का, खा, चा, चा, टा, ठा, था, था, फा, भा, शा, शा, अर्थात प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। अघोष का मतलब होता है ट्रिक 12। जब भी कोई वर्ग हो तो वर्ग में 12 आ जाए तो समझ लो वो कैसे वर्ड है? वो अघोष वर्ड होते हैं। और हा के अतिरिक्त समस्त वर्ड होते हैं, इसमें हा नहीं होता है, ठीक है। और जितने होते हैं वो सब अघोष होते हैं। तो ये साड़ी बनी हुई है अघोष और सघोष की। घोष हमने बोला था, घोष में क्या होते हैं? 3, 4, 5, 345। और अघोष में क्या होते हैं? 1 और 2, 12। ये ऐसे आप ट्रिक से याद रखो, ऐसे याद नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी आपको बहुत। तो अब मैं कुछ और बताएं आगे। हलंत, हल या हलंत बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण आ स्वर के साथ मिलकर बना है, हालांकि आ स्वर छिपे रूप में रहता है, इसके अभाव से व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम व्यंजन वर्ण को लिखते समय जिस व्यंजन का प्रयोग करते हैं अर्थात हल चिन्ह लगा देते हैं। जैसे का पे हलंत लगा हुआ है, खा पे, गा पे, चा पे और जा पे, ये शब्द केवल स्वयं से बने हुए हैं। जब इनके साथ हम स्वर मिला देते हैं तब ये पूर्ण अक्षर हो जाते हैं। बात करते हैं पंचमा अक्षर और अनुस्वार। किसी भी व्यंजन वर्ण का पंचमा या उस वर्ण का अंतिम अक्षर जो कि अनुनासिक वर्ण भी होते हैं उसे हम पंचमा अक्षर कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 है। डा, ड़ा, वा, ड़ा और ना और मा, ये 5 वर्ण होते हैं अनुनासिक। तो अब मैं आपको यहाँ पर मेरा जो थ्योरी पार्ट था वो एंड हुआ। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कराना ही बहुत जरूरी होता है। तो हिंदी की साधुनी, साधुनी कैसे आ गया? तो मैंने बोला था ईशयज्ञ, तो ईशयज्ञ में कैसे है? तालब, इसका राइट आंसर बी होगा। नंबर 2, निम्न में से महाप्राण है, तो महाप्राण मैंने बताया था 2 और 4, 24। तो देखो का आ रहा है फर्स्ट, नहीं है, ये गलत है। ता, था, तो ये सही है, मतलब दूसरे पा रहा है। चा ये पहले पा रहा है, ये भी गलत है, और बा भी गलत है।
तो कौन सा हुआ आंसर? पहला। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, कौन बर्ड ओस्ट नहीं है? ओस्ट नहीं मतलब ओंठ से नहीं बोला सकता, तो आप बोल के देख लो एक बार। माँ, ऊ, बा, आ। तो आ में ओष्ठ हमारे नहीं लगे हैं, तो आ सही है। आप ऐसे ट्रिक से याद रखो। अब बात करते हैं नंबर 4, हिंदी। हिंदी शब्दकोश में छोटे अंक और बड़ी अंक किस वर्ड के साथ आता है? तो ये आते हैं, किस वर्ड के साथ आता है? तो ये इनके ही साथ आते हैं, नंबर सी। बड़ी बड़ी अंक के साथ आएंगे। अब मैं बात करते अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण हमने बताए थे 1, 3 और 5। 1, 3, 5 आप देखो तो ता, था, नहीं, का, खा गलत, चा, चाचर का, छा, जा, वहाँ। तो ये वाला 1, 3, 5 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही राइट है। अब मैं बात करती हूँ ऑप्शन नंबर 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, यूपी टेट में पूछे, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं टोटल। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है, रंग होता है, जाति होती है, आकाश नहीं होता है, ठीक है। आकाश नहीं होता है, तो ये राइट आंसर है बी। ये सब गलत, ये मतलब होते हैं मगर गलत आंसर है, तो राइट बी होगा, इसमें नहीं पूछा गया मुझे। बात करते अयोग्यता कहा जाता है। अयोग्यता का मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग को बोलते हैं अयोग्यता। कौन वर्ड अघोष है? तो आपको ट्रिक याद होना चाहिए सघोष और अघोष की। तो अघोष की ट्रिक क्या थी? 1 और 2। तो यहाँ पर ता, ता कैसा है? 1 पे आ रहा है, मतलब पहले ही आ रहा है, तो ये क्या है? ये अघोष है। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग में कैसे है? मुर्दा। हमने बोला था कि टा को बोलोगे तो जीभ उल्टी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये मुर्दा है। सब क्वेश्चन कराएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो बहुत हैं, नहीं हो पाएंगे। तो बस आज मैं वीडियो को यहीं कर रहे हैं एंड, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कल आपको हम क्वेश्चन डाल देंगे सब, फिर देख लें वीडियो। 27 की बनी है, खैर अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, देखता हूँ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? चलो क्वेश्चन कल ही कराएंगे फिर हम।